आइए देखो जरा, G Limited produces a product which has a monthly demand of 4,000 unit. Hello. G Limited produces a product which has a monthly demand of 4,000 unit. The product require a component X which is purchased at ₹20. समझना, G Limited एक प्रोडक्ट बनाती है जिसकी मंथली डिमांड 4,000 है, यानी कि अगर आप 4,012 करेंगे तो एनुअल डिमांड 48,000 आएगी। पर ये 48,000 की एनुअल डिमांड फिनिश गुड की होगी। कैसे पता पड़ा? हाँ, और हम ईओक्यू किसके लिए निकालते हैं? जो हम परचेस करते हैं। अब हमारे लिए इसके लिए लगने वाला कंपोनेंट क्या है? द प्रोडक्ट रिक्वायर अ कंपोनेंट एक्स विच इज परचेज एट ₹20, यानी कि इसके लिए एक कंपोनेंट लगता है, इसका नाम क्या है? एक्स, और वो कितने रुपए का आता है? 20। फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। मतलब बाय डिफॉल्ट एनुअल डिमांड ऑफ एफजी और एनुअल डिमांड ऑफ मटेरियल दोनों क्या हो गया? 48,000। पर ध्यान रखना कि हर क्वेश्चन में ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ईओक्यू इज कैलकुलेटेड फॉर दैट आइटम दैट वी हैव टू बाय। हेलो, सही है? ठीक है। द ऑर्डर कॉस्ट इज ₹120 पर ऑर्डर एंड होल्डिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम। मैंने कल भी समझाया था कि अगर होल्डिंग कॉस्ट कभी भी किसमें दी हो, परसेंट है, तो वो किसको इंडिकेट करती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं, हेलो, सही है ना? ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अभी तक कोई डिस्काउंट का जिक्र किया गया क्या? नहीं, यानी कि वी कैन कैलकुलेट ईओक्यू विदाउट विद फॉर्मूला, सॉरी। फिर इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 4,000 यूनिट, आप जब ए वाला पार्ट सोल्व करोगे तो उससे एक ऑर्डर साइज निकल के आएगा। अब ये बोल रहा है मान लो अगर 4,000 का ऑर्डर साइज फॉलो करें तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी हैज टू इंकर? सिंपल, ईओक्यू को फॉलो करेंगे तो क्या कॉस्ट, और 4,000 को फॉलो करेंगे तो क्या कॉस्ट, दोनों का डिफरेंस। क्या बोला, समझ में आया? पहले ईओक्यू निकाल लेंगे, फिर अगर 4,000 फॉलो करेंगे तो क्या, ठीक है। फिर व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट, दोनों में से जो भी ऑप्शन की कैरिंग कॉस्ट सबसे कम होगी, सही है, उसे हम क्या बोल देंगे? कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अपन क्वेश्चन नंबर 22 से सजेस्ट स्टार्ट कर लिया। जो होमवर्क था वो कुछ बच्चों ने, बदतमीजों ने नहीं किया, मतलब रीजन से नहीं किया, तो कल करके लेके आएंगे तो फिर टैली कर लेंगे, सही है। तो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 22। तो आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 22। पहले क्या निकालेंगे? टू ए और डिवाइड बाय सी। सही है? क्या लिखा मैंने, देखो जरा। ए इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा? 4,000 इंटू 12 इंटू 1। ऐसा क्यों? जब 4,000 इंटू 12 किया तो वो आ गया एनुअल डिमांड ऑफ एफजी, और जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। नहीं आया समझ में? बराबर है। हो सकता है ना किसी क्वेश्चन में 1 की जगह 2 हो जाए, तो यहां 1 से मल्टीप्लाई करे या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 2 से करे या नहीं करे। ओ कितना दिया है? और सी एक यूनिट कितनी? इंटरेस्ट कॉस्ट है ना, मतलब एक यूनिट अगर हम 20 रुपए की लेंगे तो उस पे हमारा इंटरेस्ट कितना जाएगा? सही है। कितना? सही है, 2400। अब देखो 2400 का हमारा ऑर्डर साइज है, ठीक है, ईओक्यू, मतलब इतना ऑर्डर साइज अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी कॉस्ट मिनिमम रहेगी। अब हमसे एक्चुअली कहा गया है कि बताओ अगर 4,000 का ऑर्डर साइज होगा तो कॉस्ट कितनी एक्स्ट्रा लगेगी। सिंपल, पहले क्या करो,
ये पता लगा लो कि अगर 2400 का ऑर्डर साइज है तो क्या कॉस्ट, फिर 4000 का ऑर्डर साइज है तो क्या कॉस्ट, और डिफरेंस कर लो। हेलो आया? सही है। 2400 और 4000 क्या है, समझ में आ गया ना क्या? अब अच्छा, मैं इस केस में परचेज कॉस्ट लिखूं या ना लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? लिख दूं फिर भी? पर लिखूं नहीं लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पूछो ना क्यों? क्योंकि दोनों केस में क्या है, सेम है। डिस्काउंट होता तो फर्क पड़ता, लेकिन चलो लिख लेते हैं। 20 ना, कितना? सही है, 9,60,000। ऑर्डर कॉस्ट कितनी आएगी? अगर आपके एनुअल डिमांड 48,000 है, सही है, और अगर आप एक बार में 2400 मंगाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं? 20। और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितना? डन। इस केस में भी एनुअल डिमांड तो 48 ही है, पर अगर आप एक बार में कितना मंगाते हैं? 4। एक ऑर्डर का 120 कितना? नहीं आया? आया? प्लस प्लस कौन सी कॉस्ट? होल्डिंग कॉस्ट। अब होल्डिंग कॉस्ट की बात करें तो अगर आता 2400 है ना, तो बचेगा कितना? 1200। और एक यूनिट कितने की? 20। तो पता है मैं हमेशा ऐसे क्यों लिखता हूं, क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस चेंज हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी होल्डिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। सही है कितना? और इस वाले केस में कितना? कितना? और इसका 965। डन। यानी कि अगर हम ईओक्यू का 2400 वाला ऑर्डर साइज फॉलो करेंगे तो कॉस्ट रहेगी 9,64,800। और अगर उसको छोड़ के 4000 के ऑर्डर साइज पे जाएंगे, कॉस्ट आएगी 9,65,450। यानी कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। समझ में आया? अब थर्ड पार्ट पता है क्या आएगा? थर्ड पार्ट में क्या पूछा उसने? मिनिमम कैरिंग कॉस्ट। तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितनी? 2400। करो, कॉपी कॉपी कर रहे हो ना? कर लिया? हेलो, सही है? तो कमेंट लिख लो। if company follow if company follow order size of 4000 unit, if company follow order size of 4000 unit, then company would incur additional cost of rupees
then company would incur additional cost of rupees कितना 640 कंपनी वुड इंकर बोलो क्या एडिशनल कॉस्ट ऑफ रुपीज बोलो क्या 640 हो गया क्वेश्चन नंबर 25 करो अभी अब भी
हो गया? आ गया आंसर? संडे लगेगा, संडे। संडे। हो गया, आ गया आंसर? ये सारे आ गए? 100 बैग, 80 बैग, 48, 44, 20, 16, सारे आ गए? आ गए? सबके आ गए? इजी होगा मतलब, तभी आ गया होगा। आ गया ना? पक्का? 26 करो। तो मैं इतराज करने में, तो मैं करवा दूं सीधे। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन से मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ, तुम बोलोगे तो मैं होमवर्क दे दूंगा। पर होमवर्क में फिर ये बात आएगी कितने करेंगे, है ना? करो जरा फटाफट, ट्राई करो। पास होना है कि नहीं होना, मेरे को इतना बता दो। पास होना है तो डू एज आई से बस। भाई तू भी आगे बैठ जा, थोड़ा सा कहाँ दुखी है। मेरे को मालूम है तू थोड़ा सा डरता है, पर फिर भी। बस ईओ क्यों निकालना है? तुम ईओ की तो निकालो। पहले ईओ को निकालो, और फिर ये डिस्काउंट लेना है कि नहीं लेना, ये बताओ बस। देखो यहां से कोई मतलब नहीं, तो यहां से देखो सीधे। लो सही है, करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 1 नंबर। एग्जाम में आया तो। बस होने की।
कर लिया, दिखाओ जरा। ₹500 लगते नहीं आने के। ये क्या किया तुमने? ये तुमने ये क्या किया? हाँ 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 हाँ। अच्छा, फिर ये फॉर्मूला लगा के स्क्वायर करके सॉल्व किया था तो ये नहीं। हमने हथियार डाल दिए। क्या दो दो ये क्यों कैसे आ गए भाई? अच्छा एक ये, सॉरी सॉरी, हाँ बहुत बढ़िया है, लड़का पढ़ता है। बस फिर तो क्वेश्चन खत्म था तुम। ये भाई सर, भाई जैसे। तू तो है ना बिगड़ गया आजकल। आर्थर, Harshit Pakara, you started now. What you are doing till now? वैसे उसमें समझने लायक था क्या? क्यों पूनम? तभी तो बोला मैंने। चलो देखो आ जाओ। वैसे क्वेश्चन था कैसा? अच्छा लगा कि नहीं लगा? लगा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक तो क्यूआर अच्छा होना चाहिए आपका, क्वेश्चन रीडिंग। एक अच्छा होना चाहिए कंसेप्ट। और कंसेप्ट आने से कुछ ही नहीं होता, कंसेप्ट का सही समय पर जागना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन में सबकी जरूरत थी, पता है कैसे? आओ, अच्छा क्वेश्चन है, आपके पीएम और मॉड्यूल का पार्ट है ये क्वेश्चन। JP Limited, manufacturer of a special product, follow the policy of EOQ, economic order quantity for one of its component. The component detail are as follows. Purchase price per component 200, cost of an order 100. फिर दिया है annual cost of carrying one unit in inventory is 10% of purchase price, जैसे कि बोले तो 20। फिर लिखा है टोटल ऑफ होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट 4000। कितना? टोटल ऑफ होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इस 4000। कंपनी फॉलो करती है क्या? पॉलिसी ऑफ ईओक्यू। आपको याद होगा एट ईओक्यू हमने ऐसा माना है कि ऑर्डर और होल्डिंग कॉस्ट दोनों सेम होती है। नहीं आया समझ में? आ गया? यानी कि अगर टोटल 4000 है तो दोनों आधे आधे कितने होगा? 2000। यानी कि होल्डिंग कॉस्ट 2000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 2000। अब अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता पड़ गया एक्चुअली में, मुझे नहीं पता आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन अभी तक की दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पे अगर मैं कुछ भी एग्जीक्यूट करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। मैं भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब मैं ऐसा भी कह सकता हूं ना, OC इज इक्वल टू हेलो, समझ में आ रहा है? ये पता है अपने को? पता है। अब मुझे ये भी पता है कि ये 2000 है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आएंगे? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू, और ये भी मुझे पता है ये कितना है? 100। लेकिन दो चीजें अननोन है तो मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू होता है जो आया उसका आधा और इनटू सी। मुझे ये जरूर मालूम है कि ये भी 2000 है, जो आया वो नहीं मालूम, और ये मालूम है कि ये 20 है।
इससे आपको क्या पता पड़ जाएगा, ईओक्यू कितना। अब मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए, अगर इससे ईओक्यू पता पड़ जाएगा तो मेरी ये क्वेश्चन भी पूरी हो जाएगी। मतलब अब मैं कह सकता हूं कि देख भाई ऑर्डर कॉस्ट 2000 है, एनुअल डिमांड मुझे पता नहीं है, ईओक्यू कितना है 200 और ये कितना है 100, तो देयरफॉर एनुअल डिमांड कितना कितना। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एनुअल डिमांड से नंबर ऑफ ऑर्डर निकाले और नंबर ऑफ ऑर्डर से आप ऑर्डर कॉस्ट निकाले, कई बार रिवर्स भी करना पड़ सकता है ना। नहीं आया, हेलो आया। इस क्वेश्चन में महानता ये थी कि आपको बस ये क्लिक करना था कि एट ईओक्यू ऑर्डर एंड होल्डिंग कॉस्ट आर सेम। मैडम आ गया समझ में। अब ये बात हमको पता तो थी पर क्लिक नहीं करी, सही है। देखो पहले क्या निकालना है, ईओक्यू। We know that at EOQ, we know that at बोलो क्या EOQ, sum of HC and OC is same। हेलो सही है, हाँ तो कहो, है ना। तो therefore सही है, सही है ना। अब फिर बस लिख दो यहां पे, सॉरी सही है। अब होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, सही है। ये आ गया ईओक्यू, डन। देखो जब मेरे को लगता है कि कई सारे स्टूडेंट इसमें ना ईओक्यू जब निकालने गए होंगे तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने सीधे लिखा ईओक्यू इज इक्वल टू 2AO डिवाइड बाय सी। फिर उन्होंने देखा ओ क्या है तो वो मिल गया, सी क्या है वो भी मिल गया, 2 बचपन से मिला हुआ है, अंडर रूट भी मिला हुआ है। जब उन्होंने ए ढूंढा तो उन्हें ए नहीं मिला। तो अब जब आपको ए नहीं मिला तो एक ऑप्शन तो ये है कि कुछ तो होगा, आप उस बारे में सोचो और ढूंढो, कहीं ना कहीं कुछ तो हिंट होगी, या फिर आप रुक जाओ। तो अब हिंट कहां होगी, क्या है इस क्वेश्चन में नया, नया था ना कुछ, क्या नया था। पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसने आपको यह बताया कि ऑर्डर और होल्डिंग कॉस्ट का टोटल 4000 है। अभी तक किसी भी क्वेश्चन ने ये इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। मतलब जब जनरली अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ये इंफॉर्मेशन नहीं आती और उसके बावजूद भी अगर ये इंफॉर्मेशन आ गई मतलब उसका कोई ना कोई यूज तो होगा। क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है। तो ऐसे थोड़ा सोचना सीखो। हर्षित क्या बोल रहा हूं मैं, सुनना सही है, बराबर है। अब बताओ अगला पार्ट क्या पूछा। अब एक्चुअली वो ये बोल रहा है कि किसी सप्लायर ने हमें क्या लिया है, ऑफर कितने का 2%, 2% डिस्काउंट दिया है, प्रोवाइडेड हम एक बार में कितना ले 2000, और जबकि हम ईओक्यू में कितना ले रहे 200। तो मुझे एक बात बताओ, हमें ईओक्यू पे जाना है, हमें डिस्काउंट पे जाना है, एक्चुअली हमें वहां जाना है जहां कॉस्ट कम लगेगी। तो अपन एक काम करो, निकाल लो टोटल कॉस्ट, अगर ऑर्डर साइज 200 है तो निकाल लो टोटल कॉस्ट, अगर ऑर्डर साइज 2000 है तो। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि एक्चुअली में होल्डिंग कॉस्ट चेंज होती है विद चेंज इन परचेज प्राइस, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन में नीचे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा है।
हाँ, यानी कि आपको उसको इग्नोर करना है। मतलब होल्डिंग कॉस्ट भला है परचेज प्राइस चेंज हो जाएगी, तब भी होल्डिंग कॉस्ट कितनी रहेगी? 20 रुपए। नहीं आया? क्या 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 आ गया समझ में? तो बस इसको उतारने की जरूरत नहीं है ना, ये मैंने केवल ऐसे ही बताया था। सेकंड पार्ट पे आओ जरा। अच्छा, इस केस में परचेज कॉस्ट लेना इंपॉर्टेंट है या इग्नोर कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अलग अलग है। 7 रुपए कितनी यूनिट चाहिए हमें? 4,000। कैसे आया वो समझ में आ गया ना कैसे? ऑर्डर कॉस्ट सही है। कितने रुपए की एक यूनिट? 200। और ये 196, 7 लाख। अभी आया समझ में? प्लस इंटू कितना? क्या लग रहा है करने का तरीका कोई बदला? नहीं। तो अगली बार जब तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन ना मिले तो ढूंढो कि कोई नई इंफॉर्मेशन दी है क्या, न्यू एडिशनल इंफॉर्मेशन। वो डेफिनेटली आपकी मदद करेगी, उसमें कोई ना कोई कंसेप्ट छुपा हुआ होगा। क्या कहा मैंने? अगर अगली बार कोई इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ना मिले तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से किसी ना किसी और तरीके से एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी। इसमें थी ना जैसे। अब प्लस, सॉरी प्लस नहीं, सही है। प्लस होल्डिंग कॉस्ट कितनी? 2,000। कैसे? सही है। और इधर सही है। कितना? इसका तो हमें डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आगे समझ में? क्या सीख मिली? कुछ नया सिखाया मैंने? नहीं। मैंने बताया बस तुम्हें इस क्वेश्चन से तुम्हें क्या समझाया कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग हो तो हमेशा ढूंढो कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दिख रही है क्या जो अनयूजुअल है, उससे हमेशा हिंट मिलेगी आपको। सही है। तो क्या लिखना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों? अच्छा 2 मिनट। हाँ, नहीं सेकंड पार्ट तो कंप्लीट हो गया, वो थर्ड पार्ट है वो तो। अब क्वेश्चन में एक और पार्ट है देखो। वुड योर एडवाइस डिफर इफ द कंपनी इज ऑफर्ड 5% डिस्काउंट ऑन सिंगल ऑर्डर? तो आप चाहो तो इसको यहीं पे ऐड कर दो, लेकिन अब मेरी बात सुनो कि होल्डिंग कॉस्ट चेंज नहीं, हाँ अच्छा सॉरी, अब होल्डिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगी ऐसा क्वेश्चन के थर्ड पार्ट ने कहा है क्या? नहीं कहा ना, मतलब अब होगी। अब बताओ अब यहां कितना आएगा?
सही है ना, बराबर है। और यहां पे सही है। और यहां क्यों आ रहा है समझ में? फिर यहां पे अब ये चेंज क्यों हो गया, समझ में आया? क्योंकि सेकंड वाले में लिखा हुआ था कि डिस्काउंट पॉलिसी के कारण होल्डिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगी। अब बाय डिफॉल्ट तो देखा जाए तो होल्डिंग कॉस्ट चेंज होनी चाहिए। अरे लोन का अमाउंट कम होगा तो इंटरेस्ट भी तो कम होगा। कितना? अब टोटल कितना? डन कर लो इसको कॉपी, फिर मैं कमेंट लिखवाता हूं। आया समझ में? मैं फिर कह रहा हूं कंसेप्ट वही है, केवल और केवल यहां क्या था कि एक इंफॉर्मेशन आपको सीधे नहीं दी गई। सही था। लिखो, कंपनी शुड नॉट एक्सेप्ट company should not accept discount offer of 2%, 2% ही था ना पहला वाला। कंपनी शुड नॉट एक्सेप्ट द डिस्काउंट ऑफर ऑफ 2%, but the discount offer of 5%, but the discount offer of 5% can be accepted. बट क्या लिखा आपने? डिस्काउंट ऑफर ऑफ 5% क्या कैन बी एक्सेप्टेड, बराबर है, बिकॉज दैट वुड रिड्यूस, बिकॉज दैट वुड रिड्यूस कॉस्ट of rupees 5900, सही है ना? because that would reduce cost of rupees 5900। आया? कुछ नया पढ़ा? कुछ नया रियलाइज किया? अभी कौन सा किया अपन ने? 26 ना, 25 भी कर लिया ना। और ये जो क्वेश्चन नहीं हो पाए थे ना, ये कर लोगे आज? मैं कर दूंगा अभी मेल, है ना? ठीक है। और कौन सा था? हाँ, 2 भी कर लेना। सही है। एक नई हेडिंग डालो, रीऑर्डर लेवल। सही है, रीऑर्डर लेवल लिखो जरा। ईओक्यू क्या बताता था आपको?
साल भर में कितना लेना है, या साल भर का ऑर्डर साइज कितना मेंटेन करना है, ऑर्डर साइज कितना मेंटेन करना है। री ऑर्डर लेवल मतलब अब बात है कि कब मंगाना है, व्हेन टू प्लेस द ऑर्डर, कितना मंगाना है ये ईओक्यू में डिसाइड किया, कब मंगाना है वो अब डिसाइड करेंगे। लिखो रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल is that level of stock, reorder level is that level of stock reorder level is that level of stock where the new order for purchase of inventory, where the new order for purchase of inventory is placed, where the new order for purchase of inventory is placed, where the new order for purchase of inventory is बोलो क्या, place, जहां पे हम इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए नया ऑर्डर बोलो क्या करते हैं, प्लेस, वेयर द न्यू ऑर्डर फॉर परचेज इन्वेंट्री इज प्लेस। पैराग्राफ चेंज करो। The objective of maintaining reorder level, the objective of maintaining reorder level, the objective of maintaining reorder level, the objective of maintaining reorder level is to avoid stock out situation. The objective of maintaining reorder level is to avoid stock out situation. ठीक है, मतलब रीऑर्डर लेवल को सेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टॉक आउट सिचुएशन को अवॉइड करना। स्टॉक आउट मतलब खत्म हो जाना, पता था ना, पता है कैसे, देखो सुनो, जैसे होता है ना आज नहीं चल कल कर लेंगे, कई बार होता है ना वी वेट, जैसे पढ़ाई कब शुरू करेंगे, मंडे, एक ऐसा मंडे जो ना कभी किसी ने देखा और ना कभी आया, नहीं आता है किसी किसी की जिंदगी में, बराबर है कि नहीं। मतलब रीऑर्डर लेवल का मतलब एक्चुअली क्या होता है पता है, यार स्टॉक खत्म हो रहा है, मंगा ले, चल छोड़ना कल मंगा लेंगे, चल कल भी आ गया आज मंगा ले, चल कल मंगा लेंगे। अगर आप टाइम पे स्टॉक ऑर्डर नहीं करोगे तो स्टॉक आने में जो समय लगना है वो समय तो फिक्स है, तो माइट बी पॉसिबल कि टाइम पे ऑर्डर ना करने के कारण यू रिसीव द डिलीवरी डिलेड एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम यू मे इंकर द स्टॉक आउट, और हम ऑलरेडी सुन चुके हैं स्टॉक आउट मेंटेन ना करने के कॉन्सिक्वेंसेस को। सही बोल रहा हूं ना, बराबर है। अब जैसे मान लो कि मेरे को एक ऑर्डर कर देना चाहिए था मंडे को, आज क्या है, फ्राइडे, मेरे को एक ऑर्डर कर देना चाहिए था मंडे को और आज क्या है बोलो, फ्राइडे। अब मैंने मंडे को ऑर्डर किया नहीं, आज फ्राइडे आ गया, अब मुझे पता पड़ा कि मुझे तो कल ही इन्वेंट्री चाहिए सैटरडे को। अब मैं कॉल करके बोल रहा हूँ यार प्लीज यार जल्दी ला के दे देना, बोलेगा भाई 4 दिन लगते हैं। अब मैं कितने ही फोन मान लूं, वो बोलेगा 4 दिन तो लगेंगे ना, बहुत जल्दी किया तो 3 लग जाएंगे, बट सैटरडे इज नॉट पॉसिबल। नहीं मेरी बात समझ, इससे ये शिक्षा मिलती है कि एक्चुअली वी मस्ट प्लेस द ऑर्डर इन टाइम। मतलब कैसे, तो मैं अपने सप्लायर से पूछ लू ना कि भाई अगर मैं तेरे को फोन करके बोलूं कि मुझे माल चाहिए तो तू कितने दिन लेगा, अगर तू 3 दिन लेगा तो मेरे को तेरे को ऑर्डर कब करना चाहिए, जब मेरे पास 3 दिन का माल हो। कितने दिन का माल हो, 3 दिन, क्योंकि अगर मैं तेरे को आज बोलूंगा तो तेरा माल कब आएगा, 3 दिन बाद। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आई शुड मेंटेन द सफिशिएंट स्टॉक, तो दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल। मतलब रीऑर्डर लेवल ये बताता है कि कब नया स्टॉक ऑर्डर करें, पर इसको जो हम मेंटेन कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव है स्टॉक आउट सिचुएशन को अवॉइड करना। तो हमें एक्चुअली इसको कैसे सेट करना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लीड टाइम क्या है, क्या है, हाँ लीड टाइम क्या है, लीड टाइम के बेसिस पे ये सेट हो जाएगा। डन, नहीं आया, आ गया, बराबर है। जैसे
किसी ने मुझसे कहा 4 दिन लगेंगे, तो मैंने समझ लिया 4 दिन लगेंगे, तो हर दिन में मेरे को स्टॉक कितना लगेगा 100, यानी कि मेरे को तब ऑर्डर करना चाहिए जब मेरे पास कितने का स्टॉक हो 400। कोई फॉर्मूला बना, अपने आप बन गया ना। नहीं ये बात समझ में आ गया। मतलब तुम तो ये ध्यान रखो, रीऑर्डर लेवल को सेट करने का ऑब्जेक्टिव है कि जब भी मैं ऑर्डर करूं और माल आए उसके पीछे मेरे पास स्टॉक होना चाहिए। तो मुझे ऑर्डर तब करना चाहिए, उतने स्टॉक के होने पे करना चाहिए जब मेरे पास उतने दिन का स्टॉक हो, जिससे कि मैं लीड टाइम के दौरान मेरा कंजम्पशन इंटरप्शन में ना आए। यानी कि द सेटिंग ऑफ रीऑर्डर लेवल विल डिपेंड अपॉन द लीड टाइम। किस पे टाइम लिखो, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू reorder level is equal to maximum lead time into maximum usage। मैक्सिमम क्यों लिया? बुरे से बुरा। समझ आया क्या किया? ये क्या किया? मल्टीप्लाई क्यों किया? समझ में आ गया? ये एक्चुअली ये बता रहा है जितने दिन लगेंगे ना उतने दिन के स्टॉक का मल्टीप्लाई कर लो। 4 दिन लगेंगे तो मल्टीप्लाई बाय स्टॉक दैट इज यूज्ड इन 1 डे। 4 वीक लगेंगे तो मल्टीप्लाई बाय स्टॉक दैट इज यूज्ड इन 1 वीक। पता नहीं क्या बोला मैं, समझ में आ गया? बाइक में भी तो होता है ना रिजर्व, और रिजर्व क्या है? रीऑर्डर लेवल ही तो है वो। हाँ वो बात अलग है कि तुम यूज ही नहीं करते, पहुंचते ही नहीं ना। रिजर्व का बटन तब यूज होता है जब गाड़ी में कितने का पेट्रोल हो, 1.5 लीटर। 20 के ऊपर डलता ही नहीं है। सही है कि नहीं है? बराबर है। तो वो क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है? हेलो, जैसे सर मुझे बताओ ना मैं अकाउंट की स्टडी कब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूं। तू ये बता तेरे को एक दिन में तू कितने क्वेश्चन कर सकता है? सर 20। कितने क्वेश्चन करने हैं? 6। सर 60। 60 करने एक दिन में 20, मतलब एग्जाम के कम से कम कितने दिन पहले? 3। आगे नहीं समझ में? हर चीज का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो होमवर्क। कोई बात नहीं, टोटल क्वेश्चन होमवर्क बता दो मेरे को आज के। 2, 5, ये तो कल के है ना। 7 और 9 कल के हैं और 5 और 7 आज के हैं। कर लोगे? हेलो, आए समझ में? देखो मैं एक बात बताऊं, चलो खैर ये तो बंद कर लो पहले। एक बात